आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो LGBTQ+ समुदाय से जुड़ा है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्यों कई लोग अपनी सच्चाई खुलकर नहीं जी पाते? समाज उन्हें आसानी से स्वीकार क्यों नहीं करता? क्या वजह है? पुरानी सोच, परंपराएं या फिर जानकारी की कमी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये रुकावटें आती कहाँ से हैं। अक्सर पुरानी धारणाएं, कभी-कभी धर्म की अधूरी या गलत समझ और स्कूलों में सही जानकारी का न होना, ये सब मिलकर एक मुश्किल माहौल बना देते हैं। आज हम इन्हीं पहलुओं को देखेंगे, साथ ही स्कूल, समाज, दफ्तर और घर में LGBTQ+ लोगों के अनुभवों पर भी बात करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि समाज ने मर्द और औरत के लिए कुछ खांचे जैसे बना दिए हैं। मर्द को मजबूत होना है, औरत को नर्म। पर LGBTQ+ पहचाने इन बने बनाए दायरों में हमेशा फिट नहीं बैठती। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? हमारे इतिहास में कुछ और देखने को मिलता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है असल में। अगर हम अपने इतिहास और ग्रंथों को देखें, जैसे महाभारत में शिखंडी का पात्र है या खजुराहो की मूर्तियों को देखें, तो उनमें जेंडर और यौनिकता की विविधता की झलक मिलती है। ये दिखाता है कि ये पहचाने कोई नई बात नहीं है। हाँ, मतलब ये हमेशा से मौजूद रही है। बिल्कुल। लेकिन आज अक्सर इन्हीं परंपराओं या धर्म का नाम लेकर LGBTQ+ पहचानों को अप्राकृतिक या गलत ठहरा दिया जाता है, जबकि ज्यादातर धर्मों का मूल संदेश तो प्रेम और करुणा का है। कभी कभी इसे, आप देखिए, राजनीतिक रंग भी दे दिया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि कैसे इतिहास की बातों को आज बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया जाता है। और स्कूलों का क्या? वहाँ तो जेंडर या यौनिकता की विविधता पर शायद ही कभी बात होती है। पुरानी फिल्मों को याद करें तो LGBTQ+ किरदारों का या तो मजाक बनता था या उन्हें विलन दिखाया जाता था। हाँ, अब मीडिया में चीजें थोड़ी बदल रही हैं, पर वो पुरानी छवि कहीं ना कहीं मन में रह जाती है ना? बिल्कुल। और जानकारी की यही कमी अक्सर डर और गलतफहमी पैदा करती है। इसी से जुड़ा है वो डर, लोग क्या कहेंगे। परिवार और समाज का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बहुत से लोगों को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है। कई बार तो घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, और इसका सीधा और गहरा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यहाँ एक सीधा संबंध दिखता है। स्वीकृति सिर्फ भावनात्मक आराम नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है, जैसा कि वैश्विक रिपोर्ट्स भी पुख्ता करती हैं। ये सवाल उठता है कि एक इंसान अपनी पहचान और समाज की उम्मीदों के बीच तालमेल कैसे बिठाए। असल जिंदगी में इसके नतीजे क्या होते हैं? स्कूलों में क्या माहौल रहता है? क्या वहां भी यही डर दिखता है? स्कूलों में, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, बदमाशी या बुलिंग काफी आम है, और कई बार शिक्षकों का साथ भी वो पूरी तरह नहीं मिल पाता। हालांकि शहरों में कुछ अच्छी पहल भी हो रही हैं, जैसे कुछ कॉलेजों में IITs, DU वगैरह में वहाँ LGBTQ+ सपोर्ट ग्रुप्स बन रहे हैं, जो एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और स्कूल के बाहर समाज में क्या फर्क दिखता है, शहरों और गांवों में? समाज में भी शहर और गांव की सोच में काफी अंतर है। शहरों में प्राइड परेड्स या कुछ कैफे जैसी जगहों पर थोड़ी खुली सोच दिखती है। आप कह सकती हैं स्वीकृति बढ़ी है थोड़ी। लेकिन गांव में अब भी भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा की घटनाएं होती हैं, खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ। चिंता की बात यह भी है कि कन्वर्जन थेरेपी जैसी नुकसानदेह प्रथाएं, ओह हाँ, वो जिनसे पहचान बदलने की कोशिश की जाती है। हाँ वही, वो गैर कानूनी होने के बावजूद कहीं कहीं अब भी चल रही हैं। ये अनुभव दिखाते हैं कि व्यवस्था और सोच में अभी कितनी कमियां हैं। और दफ्तरों में कैसा माहौल है? क्या वहाँ चीजें बेहतर हैं? बड़ी कंपनियों में शायद। दफ्तरों में तस्वीर मिलीजुली है। बड़ी कंपनियां अब नीतियां बना रही हैं, जैसे कर्मचारियों के पार्टनर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देना, जो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। पर छोटी जगहों पर और खासकर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नौकरी ढूंढना और उसे बनाए रखना आज भी बहुत मुश्किल हो सकता है। और घर, परिवार का रवैया कैसा रहता है? वो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता होगा। बिल्कुल। घर का माहौल शायद सबसे अहम और कभी-कभी सबसे मुश्किल होता है। जब परिवार स्वीकार नहीं करता या जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता है, तो ये मानसिक सेहत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। WHO और यूनेस्को की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि जिन LGBTQ+ युवाओं को परिवार का साथ नहीं मिलता, उनमें डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार कहीं ज्यादा होते हैं। ओ, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, वहीं अगर परिवार साथ खड़ा हो तो उनकी सेहत और खुशी दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और कानूनी तौर पर भी देखिए, धारा 377 हटने के बाद भी
शादी या बच्चा गोद लेने जैसे अधिकार अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। अभी भी लड़ाई जारी है। इतनी सारी चुनौतियों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण भी नजर आती है? कुछ सकारात्मक बदलाव? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब नई फिल्मों, ओटीटी शोज और सोशल मीडिया पर एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय की ज्यादा सच्ची और सकारात्मक कहानियां सामने आ रही हैं। ये धीरे धीरे ही सही, पर लोगों की सोच बदलने में मदद कर रही हैं। हालांकि ये भी मानना होगा कि इसी के साथ ऑनलाइन नफरत और ट्रोलिंग भी बढ़ी है, जो एक अलग चुनौती है। हाँ, वो तो है। तो आखिर में जरूरत किस चीज की है? रास्ता क्या है आगे का? सबसे पहली जरूरत है खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने की। डायलॉग बहुत जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को सही उम्र में संवेदनशील तरीके से जेंडर और यौनिकता के बारे में बताने की जरूरत है। दफ्तरों की नीतियों और देश के कानूनों को और ज्यादा समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाने की। और शायद इन सब से बढ़कर हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा सहानुभूति और समर्थन दिखाने की जरूरत है। एम्पैथी। तो सार यही है कि समाज में जो अस्वीकृति दिखती है वो अक्सर लोगों की पहचान की वजह से कम और समाज की अपनी बनी बनाई सोच, जानकारी की कमी और शायद एक अनजाने डर की वजह से ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि स्वीकृति देना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हम सबको समझना होगा। और यहाँ एक सवाल हम सबके लिए है। कानूनों और नीतियों से अलग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में और ज्यादा समझदारी कैसे ला सकते हैं? ऐसा माहौल बनाने में हर एक व्यक्ति का वो छोटा सा कदम कौन सा हो सकता है जिससे हर कोई बिना किसी डर के अपनी पूरी सच्चाई के साथ जी सके? ये सोचने वाली बात है।